एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन बाय व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो इफेक्टिव करंट हमसे पूछा जा रहा है। ये आई जो है मेरा इंस्टेंटेनियस करंट है, और ये जो 10 है ये करंट का एम्पलीट्यूड है, या ये कहें कि मैक्सिमम वैल्यू है या पीक करंट है। और ये 314 ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और टी इज अ टाइम। तो मेरा जनरल जो करंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे जो 314 है ये मेरा ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो हमसे इफेक्टिव करंट पूछा है। इफेक्टिव करंट या आरएमएस करंट क्या होता है, तो हमसे इस एसी करंट जो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, इस एसी करंट का आरएमएस करंट पूछ रहा है। तो मान लेते हैं इसका आरएमएस करंट ये है आई, ठीक। तो आरएमएस करंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर मेरे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस आर है और इसमें डीसी सोर्स है, ठीक है, और इसमें करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हम किसी तरीके से मैनेज करके ये आई करंट के बराबर प्रोड्यूस कराएं। इस अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट का जो आरएमएस करंट होता है वो आरएमएस करंट हम यहाँ प्रोड्यूस कराएं। और ये जो जिस सर्किट में ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब डीसी सोर्स में, सॉरी एसी सोर्स में, एक एसी सोर्स है जिसमें वोल्टेज है जो साइनसॉइडली वैरी कर रहा है, और इसमें जो करंट है ये करंट इसके बराबर है, ठीक है, आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट मेरा 10 है और ओमेगा मेरा 314 है। और यहाँ पे वही रजिस्टर, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही रजिस्टर है। तो अगर अगर ये मेरा जो आई है इस करंट, इस एसी करंट का आरएमएस करंट है, तो इस सर्किट में जो पावर प्रोड्यूस होगा और इस सर्किट में जो पावर प्रोड्यूस होगा दोनों सेम होगा। पावर इन डीसी इज इक्वल टू पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। थोड़ा सा और एक और बात, क्योंकि इसमें जो करंट है वो लगातार बढ़ता चेंज हो रहा है, कभी +5, कभी कभी एक प्लस मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो आता है, फिर मिनिमम निगेटिव में जाता है, फिर जीरो आता है। तो इसका एक कंप्लीट साइकिल में इसका जो पावर है लगातार वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं जहाँ पे चीज़ें, जहाँ पे डेटा वेरी करता है वहाँ पे हम एवरेज बना देते हैं, ठीक है, एवरेज निकाल देते हैं उस डेटा का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वह करंट जो डीसी सर्किट में जो पावर दे और अल्टरनेटिंग करंट से जो एसी सर्किट में पावर मिले, वो दोनों पावर अगर इक्वल है तो जो डीसी सर्किट वाला जो करंट था वो करंट अल्टरनेटिंग सर्किट वाले करंट का आरएमएस करंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी, जो पावर ये अल्टरनेटिंग करंट मिलके प्रोड्यूस कर रहा है, वही पावर, वही एनर्जी, वही काम ये आरएमएस करंट कर रहा है। तो इसलिए इस आरएमएस करंट को हम इफेक्टिव करंट कहते हैं। तो पता करते हैं कि ये आरएमएस करंट और ये अल्टरनेटिंग करंट में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन से, इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलेगा। तो डीसी सर्किट में पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर बराबर तो बहुत सारे फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज को करंट बना दो तो आई स्क्वायर आर, और करंट को वोल्टेज बना दो तो वी स्क्वायर अपॉन आर, इस तरीके से। तो कौन सा रिलेशन हमें यहाँ यूज करना चाहिए, तो क्योंकि हमें करंट का यहाँ बात चल रहा है तो वोल्टेज को मेंशन नहीं करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डीसी के लिए पावर अगर हम हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर आर, और ये आई क्या है मेरा आरएमएस करंट है, ठीक है। और तो ये हो गया मेरा पावर डीसी सर्किट में। अब पावर इन एसी सर्किट, तो पावर कितना, वोल्टेज इंटू करंट, या ये यूज करते हैं आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर, ये आई मेरा इंस्टेंटेनियस करंट है इंटू आर, ठीक है। और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आर आर कट जाएगा, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस करंट कितना होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी। फिलहाल हम यही ले रहे हैं, वैल्यू वाला नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लास्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे। फिलहाल हम पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। नाउ अच्छा, आई पे स्क्वायर था तो सब पे स्क्वायर देते हैं, आई नोट पे भी, साइन ओमेगा टी पे भी। नाउ आई नोट स्क्वायर,
आई नोड इज अ मैक्सिमम करंट, पीक करंट, ओके। और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जहाँ आपको एक बात ध्यान होगा, शुरू में हमने बोला था कि एसी सर्किट में जो पावर हम लोग निकालते हैं, एसी करंट में जो पावर निकालते हैं वो वैरी करता रहता है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे मुझे अलग अलग वोल्टेज होगा, अलग अलग करंट होगा, है ना। अलग, या यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम पे मुझे अलग अलग करंट होगा, तो अलग अलग पावर मिलेगा, तो इसलिए हम वहाँ पे एवरेज निकालते हैं। तो इसका एवरेज निकालेंगे इस तरीके से, है ना, एवरेज। तो यहाँ आर कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, जैसे यहाँ पे इस तरीके से होगा, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आई स्क्वायर आर। तो ये आर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल के काट देंगे। नाउ हाँ, तो ये भी एवरेज, इसका भी एवरेज निकालेंगे, और यहाँ पे आई नोट कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालते हैं। कांस्टेंट को लेके एवरेज निकाले या बाहर निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2, ठीक है। अगर आपको नहीं निकालने आता है तो आप उसके लिए कमेंट करें, हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ। तो यहाँ से हमें आई मिल जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आई नोट 1/√2। तो ये हमें आरएमएस करंट और मैक्सिमम करंट के बीच रिलेशन यहाँ से मिला। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में था आई बराबर 10 साइन 314t। तो हमसे इफेक्टिव करंट यानी कि आरएमएस करंट पूछा था। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम करंट का इसको √2 से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा आरएमएस करंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी। अगले क्वेश्चन में हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो जैसा हमें क्वेश्चन था कि आई बराबर 10 साइन 340t, तो ये जो 314 है ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, है ना। टी इज माई टाइम पीरियड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, सेम है, ओके। तो जब कोई बॉडी एक चक्कर लगाता है, तो 2 पाई एंगल कंप्लीट करता है, और एक चक्कर लगाने में एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो उस कंप्लीट ऑसिलेशन में लगे समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं, और इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलता है। एंगल इन यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना एंगल कंप्लीट किया। नाउ इसी 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन हुआ। एफ बराबर ω/2 पाई, तो ओमेगा हो जाएगा 314, 2 पाई इसको सॉल्व करेंगे तो 50 हर्ज आ जाएगा, मतलब 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो 50 हर्ज मतलब 50 कंप्लीट साइकिल या रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें रेजिस्टर और एक इंडक्टर वोल्टेज से कनेक्टेड है, एसी सोर्स से कनेक्टेड है, और वो कुछ इस तरीके से चेंज कर रहा है, और यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टर होने की वजह से वोल्टेज जो है करंट से लीड कर रहा है π/4। इसका मतलब करंट वोल्टेज से π/4 पीछे है। तो करंट का इक्वेशन हो जाएगा I बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस π/4। नाउ फिर बोला है कि अगर हम इंडक्टर की जगह कैपेसिटर रखते हैं तब जो वोल्टेज है लैग करेगा, मतलब करंट लीड करेगा। तो वोल्टेज अगर V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी है तो करंट लीड करेगा बाई π/4, तो मतलब साइन ओमेगा टी प्लस π/4। फिर आगे बोला है जब एल सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब ये तीनों सीरीज में होगा, सोर्स वही है, मतलब उसी तरीके से वोल्टेज चेंज कर रहा है। फाइंड द एवरेज पावर, पहला क्वेश्चन पूछा है एवरेज पावर। फिर इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट, दूसरा क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब ये वाला करंट आई इन द सर्किट, मतलब इस सर्किट की बात कर रहा है कि जब तीनों को सीरीज में करेंगे तो इस केस में इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा और एवरेज पावर क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन है हमसे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
बोला गया है कि अगर हम एक एसी सोर्स में जिसका वोल्टेज इस तरीके से है, उसमें रेजिस्टर और इंडक्टर है, तो वोल्टेज लीड करेगा, मतलब करंट लैग करेगा पाई बाई 4 से। फिर बोला कि इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा देते हैं और एसी सोर्स वोल्टेज वही है, तो फिर करंट लीड करेगा, मतलब वोल्टेज लैग करेगा। फिर बोला कि अगर तीनों को हम सीरीज में जोड़ दें, एल सी आर को, तब जो वही सेम वोल्टेज के साथ जोड़ दें, तब एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस करंट बताइए। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एवरेज पावर क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस तरीके से लगा सकते हो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, मतलब करंट का जो इक्वेशन होगा, करंट का जो एक्सप्रेशन होगा इस तरीके से, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वो फाई हमें पता करना पड़ेगा। इसमें फाई कितना है? -π/4। इसमें कितना है? π/4। इसमें क्या होगा मुझे नहीं पता, है ना। अगर वो पता होता यहाँ रखते, ना मुझे आरएमएस वोल्टेज मालूम है ना आरएमएस करंट मालूम है, तो एवरेज पावर कैसे निकाले? तो यहाँ से कुछ डेटा निकालना पड़ेगा, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट और फाई के बारे में। तो जो हमारा फेजर डायग्राम होता है एलसीआर सर्किट के लिए, वो कैसा होता है? वो कुछ ऐसा होता है। ये मेरा वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो इसके लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो वोल्टेज मेरा कहाँ पे है? ओमेगा टी पे है, तो ये मान लेते हैं मेरा वोल्टेज है, मेन वोल्टेज, उसका फेजर है ये। और करंट कहाँ है? ओमेगा टी प्लस फाइव, तो करंट को यहाँ मान लेते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब कि अगर ये ओमेगा टी है तो ये कितना है? फाइव। इसमें जो वोल्टेज V है उसमें से कुछ इंडक्टर में जाएगा, कुछ रेजिस्टर, कुछ कैपेसिटर में जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो इंडक्टर का वोल्टेज करंट से हमेशा लीड करता है 90 से, तो इंडक्टर वाला वोल्टेज यहाँ होगा, करंट से 90 आगे, और कैपेसिटर वाला 90 पीछे होता है। और रेजिस्टर वाला वोल्टेज हमेशा करंट के साथ होगा फेज में, तो ये। और इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट क्या है? वी नोट। ओके, तो रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये VL को हम इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो VC माइनस VL टोटल हो जाएगा, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब इधर VR और इधर VC माइनस VL, इसे हम फिर से बनाते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना लिए हैं, और यहाँ पे VR, ये VR फेजर है, और ये VC माइनस VL फेजर है, और ये 90 डिग्री है, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें V नोट देगा। और ये एंगल फाई है, तो यहाँ से हम फाई निकाल लेंगे, ये 90 है, तो यहाँ से हम फाई निकालेंगे तो हमें कुछ रिलेशन मिल जाएगा। कोस फाई अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? कोस फाई बराबर बेस बेस VR हो गया और हाइपोटेनस V नोट हो गया। और और tan फाई निकालते हैं तो परपेंडिकुलर जो कि ये होगा, और ये कितना है? VC माइनस VL के बराबर। परपेंडिकुलर माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस मेरा VR है। तो ये कुछ रिलेशन आए। अब ये मेरा जो रिलेशन जो हमने ऑब्टेन किया, ये LCR सर्किट के लिए है। अगर इस सर्किट के लिए हम रिलेशन बनाएं तो इसमें मेरा C नहीं है, तो वोल्टेज इन कैपेसिटेंस को हम 0 मान लेंगे। ठीक है, ये VC माइनस VL की जगह हम सिर्फ माइनस VL यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला इन दोनों के लिए भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ के लिए इस फर्स्ट केस में अप्लाई करते हैं, तो फाई हमें मालूम है -π/4। अगर हम यहाँ रखते हैं तो वोल्टेज इन रेजिस्टर और वोल्टेज इन और ये मेन वोल्टेज, ये V नोट हमें मालूम चलेगा, उसके बीच रिलेशन मालूम चलेगा। और यहाँ पे यूज करते हैं तो VC तो 0 होगा इसके लिए, और VL और VR के बीच रिलेशन मिलेगा। ठीक है, एवरेज पावर हम
अगर हमें IRMS नहीं मिल रहा है, मान लो, इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। IRMS को VRMS के टर्म में लिखेंगे तो V² RMS बाई इम्पिडेंस cos फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि IRMS बराबर V बाई इम्पिडेंस होता है, VRMS बाई इम्पिडेंस की जगह पे हम इस केस को लेते हैं तो फाई की जगह पे हम -π/4 यूज करते हैं। तो cos -π/4 मतलब cos 45 -45 क्या हो जाएगा 1/√2 और VR बाई V नोट। और tan फाई की जगह 45 -45 यूज करेंगे तो -1 आएगा और VC मेरा 0 होगा तो -VL बाई VR, यानी कि VL बराबर VR। ठीक है, इंडक्टर का वोल्टेज और रजिस्टर का वोल्टेज इस दोनों में इक्वल है। और यहाँ पे करंट अगर हम I माने हैं, ये मेरा IRMS करंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I XL इज इक्वल टू I R, और I काटेंगे तो XL बराबर R। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो इंडक्टर लगा हुआ है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये सब डेटा हमें आगे हेल्प करेगा निकालने में। ठीक है, ये डेटा हमने ऑब्टेन किया। और एक यहाँ से भी एक रिलेशन मिल रहा है, VR बराबर 1/√2 V नोट, और VR को हम R लिख सकते हैं और इधर V नोट को I लिख सकते हैं, है ना। ये मेन वोल्टेज है तो इसका मेन रेजिस्टेंस है ना, नोट टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से I कटेगा तो रेजिस्टेंस बराबर Z/√2। तो ये एक रिलेशन मिला, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, अच्छा ये जो यहाँ पे Z है ये इसका टोटल रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हैं बात को। ये जो हमने R बराबर Z/2 निकाला है इसके लिए निकाला है, और यहाँ पे जो Z है वो मेरा R और L का है, तो वो इसमें का नहीं आएगा, है ना। तो ये डेटा हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे Z नेट रेजिस्टेंस है इस RL सर्किट का, LCR का नहीं। तो मुझे जो भी डेटा चाहिए इसका चाहिए ना, ताकि हम एवरेज पावर निकाल पाए। तो ये मेरे काम का नहीं है। अब आगे यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। हाँ, यहाँ पे cos फाई को हम R बाई इम्पिडेंस लिख सकते हैं, है ना। IR इज VR एंड IZ इज V नोट, और यहाँ पे XC माइनस XL बाई R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वाला tan फाई का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इस केस में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे +π/4 था तो tan 45 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे C, यहाँ पे L नहीं है तो XL 0 हो जाएगा, तो XC बाई R। तो यहाँ से पता चला XC इज इक्वल टू R है, तो वो डेटा हम यहाँ लिख देते हैं कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कहीं LC है, कहीं RL है, कहीं LCR है, पर जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो तो सब जगह सेम ही होगा ना। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो उसके वजह से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तीनों केस में सेम होगा। तो इस केस से जो हमें R और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच जो रिलेशन मिला वही रिलेशन यहाँ पे भी वैलिड है ना। यहाँ पे जो हमें सॉरी यहाँ XC लिखेंगे, तो जो XC और R के बीच जो रिलेशन मिला वो यहाँ पे भी वैलिड है। XL और R के बीच जो रिलेशन मिला इस केस से वो यहाँ पे भी वैलिड है। तो यहाँ से मिला कि LCR तीनों का रिएक्टेंस सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों का रेजिस्टेंस R मानते हैं। नेट इम्पीडेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है,
इस तरीके से हम लोग निकालते हैं आर स्क्वायर बर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, एक्सी और एक्सएल इक्वल है तो कट के 0 हो जाएगा। तो जेड बराबर आर आया। तो यहाँ पे हम जेड की जगह आर लिख सकते हैं। इस वोल्टेज चाहिए तो आरएमएस वोल्टेज बराबर होता है और मुझे फाई भी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्सएल और एक्सी बराबर है तो इसका मतलब ये रेजोनेंट कंडीशन पे है। देखिए हमने एक बात बोली थी कि यहाँ पे जो एक्सएल और आर के बीच जो रिलेशन है कि ये दोनों इक्वल है, वो यहाँ पे भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस तो हर जगह इक्वल होता ही है, वो आपको तो पता है। वो रेजिस्टेंस चेंज करना है तो आपको रेजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल को बदलना है तो ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा। और ओमेगा होता है इस सोर्स का प्रॉपर्टी, है ना, सोर्स का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है कि क्या है, तो वो तो सोर्स पे डिपेंड करता है। तो जो मेरा एक्सएल है वो ओमेगा और एल पे डिपेंड करता है, और ओमेगा सोर्स पे डिपेंड करता है, और सोर्स तीनों में सेम है। और रही बात एल, तो एल जिस तरीके से रेजिस्टर का रेजिस्टेंस उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है रो एल बाई ए, वैसे ही इंडक्टेंस भी, इंडक्टर का इंडक्टेंस भी उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो इंडक्टेंस को चेंज करना है तो इंडक्टर को चेंज करना पड़ेगा। पर यहाँ पे वही इंडक्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है तो इंडक्टेंस तो सेम होगा, और वही सोर्स लगा हुआ है तो ओमेगा भी सेम होगा। इसलिए जो एक्सेल यहाँ पे है वही एक्सेल यहाँ पे है। और सिमिलरली एक्सी के लिए भी एक्सी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो इसके लिए भी वही बात। नाउ तो यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन हो रहा है, ठीक है, एक्सी और एक्सएल बराबर है यहाँ पे। तो उस समय रेजोनेंट कंडीशन पे जो हमारा कॉस फाई होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब एक्सी और एक्सएल बराबर होगा तो tan फाई क्या हो जाएगा, 0। और tan फाई 0 कब होगा, जब मेरा फाई 0 होगा। मतलब रेजोनेंट कंडीशन पे फाई 0 होता है, मतलब फाई 0 यहाँ रखेंगे तो cos फाई 1 होगा। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमें cos फाई मिल गया। और इम्पिडेंस, अब रही बात ये VRMS, तो ये RMS वोल्टेज कैसे निकालें, तो ये दोनों से कुछ रिलेशन निकालते हैं। देखिए हमें एक चीज बता दिया है कि हमें जो सोर्स लगाया गया है उसका वोल्टेज इस तरीके से है, तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम वोल्टेज V नोट दे दिया है ना। और यहाँ RMS वोल्टेज चाहिए, तो RMS वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज के बीच रिलेशन हम लोग जानते हैं, RMS वोल्टेज इज इक्वल टू V नोट बाई √2। तो हम RMS वोल्टेज की जगह जो हमें डेटा दिया है वो हम यूज कर लेंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि रेजिस्टर R है, इंडक्टेंस इंडक्टर L है, तो नेट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी हमें R मिला हुआ है। तो एवरेज पावर हम यहाँ से निकालेंगे V नोड बाई √2 का स्क्वायर, ये VRMS लिख दिए। और नेट इम्पिडेंस कितना होगा, तो नेट इम्पिडेंस R हो जाएगा, है ना। cos फाई कितना है, 1। तो एवरेज पावर हमें मिलेगा V नोड बाई 2, V नोड स्क्वायर बाई 2 R। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें एवरेज पावर मिला, हमें फेज, ये फेज एंगल मिला 0। तो यहाँ पे जो हम फाई लिखे हैं यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, है ना। तो करंट का रिलेशन हो जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का V नोट साइन ओमेगा टी। अब आगे पूछा है इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ कोर्स यहाँ मिला हुआ है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे, ओके, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द सीरीज LCR सर्किट गिवन शोन बिलो। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं LCR सर्किट है, और उस LCR सर्किट का जो सोर्स वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है फेज डिफरेंस, ये फाई पूछा जा रहा है।
और आगे बोला जा रहा है विच वन लीड्स इन फेज करंट एंड वोल्टेज, कौन लीड कर रहा है। तो देखिए जनरली हमसे जो सोर्स का वोल्टेज, जनरली जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सोर्स का वोल्टेज कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लोग करंट ऐसा मान लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। और करंट अगर ये 5 पॉजिटिव आता है तो कहते हैं करंट लीड कर रहा है, निगेटिव आता है तो कहते हैं करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। पर यहाँ पे 5 इसी में डाल दिया है, तो करंट को हम ऐसा ले लेते हैं साइन ओमेगा टी, ये 1000 मेरा ओमेगा है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज, अगर मेरा फाई यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो कहेंगे वोल्टेज लीड कर रहा है, और नेगेटिव आता है फाई तो कहेंगे वोल्टेज लैग कर रहा है। तो कैसे बनाएं, फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाए। तो इस केस में क्या होता था कि हमारा फेजर डायग्राम इस तरीके से होता था, करंट यहाँ वोल्टेज ओमेगा टी पे, और ये करंट ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ये फाइव होता था, और इधर वी सी माइनस वी एल होते थे, और ये रजिस्टर का वोल्टेज इसमें होता था, और यहाँ से हम लोग निकालते थे ये वाला मेन, ये जो फेजर है वी नोड का है, तो यहाँ से हम वी नोड निकालते थे, और इसी को हम ट्रायंगल बना के यहाँ पे tan फाई करते थे, तो हमें मिलता था ये वी सी माइनस वी एल, ये वाला कितना होगा वी सी माइनस वी एल, परपेंडिकुलर हो जाएगा वी सी माइनस वी एल अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा वी आर, और इसी को हम एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर करते थे। तो यहाँ से हम लोग tan फाई निकालते थे। पर यहाँ पे सिचुएशन ही डिफरेंट है, यहाँ पे करंट ओमेगा टी प्लस फाइव, वोल्टेज ओमेगा टी पे, तो ऐसा बनता था। यहाँ पे वोल्टेज ओमेगा टी प्लस फाइव पे है, तो ये वाला सिचुएशन, ये वाला इक्वेशन से अगर सॉल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए बनाते हैं फेजर डायग्राम। तो ये हो गया मेरा करंट, ये हो गया वोल्टेज, रुकिए अभी, ये मेरा करंट का हो गया आई नोट का, यहाँ पे क्या होगा 1000 टी, उसे हम ओमेगा टी फिलहाल बोल देते हैं, ठीक है। और वोल्टेज कहाँ होगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फाइव ये मेन सोर्स का वोल्टेज है, रिजल्टेंट वेक्टर में इसको हम डालेंगे। तो फिलहाल इंडक्टर और कैपेसिटर का डालते हैं। तो करंट यहाँ पे है तो इंडक्टर का वोल्टेज यहाँ होगा 90 आगे, है ना, करंट से 90 आगे, और कैपेसिटर का होगा इससे 90 पीछे, और रजिस्टर का वोल्टेज करंट के साथ ही होता है, फेज में होता है, तो इसी में। और जैसा कि हमने यहाँ पे इक्वेशन है, वोल्टेज है ओमेगा टी प्लस फाइव पे, तो वो कहीं बीच में होगा। वो एग्जैक्टली कहाँ होगा, कैसा होगा, वो निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा मेन वेक्टर है, रिजल्टेंट है, वो यहाँ पे है, तो ये इधर वी एल है, इधर वी आर है, उधर वी सी है, और मेन यहाँ पे है, तो इस वी सी को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इधर वी सी है तो इधर हो जाएगा हाँ माइनस वी सी, तो टोटल ये वेक्टर हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, ओके। तो अब एक वेक्टर है वी एल माइनस वी सी इधर, और वी आर इधर, और रिजल्टेंट इधर। वो कहाँ पे होगा, मेरा कहने का मतलब कि ऐसा होगा रिजल्टेंट कि ऐसा होगा, एकदम एग्जैक्टली सही बनाना है तो कैसा बनाए, तो पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके ओपोजिट साइड के पैरेलल होगा, और एक यहाँ से ऐसा ड्रॉ करेंगे जो इसके ओपोजिट मतलब वी एल माइनस वी सी के पैरेलल होगा, और इसका डायगोनल विल बी आवर रिजल्टेंट, ये मेरा रिजल्टेंट होगा, यानी कि वी नोट सोर्स का वोल्टेज। तो ये किस एंगल पे है, ये फाई, ये ओमेगा टी, और ये फाई, है ना, ये क्या होगा 90, है ना। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे हम लोग फाई का ये इक्वेशन निकाले थे, ये फॉर्मूला था, यहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे फाई बराबर निकालेंगे, अगर हम टाइन फाई निकालना चाहते हैं तो टाइन फाई होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर में कौन है, ये वी एल माइनस वी सी, और बेस में कौन है, ये रजिस्टर का वोल्टेज। सबको अगर करंट से डिवाइड कर देंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन रजिस्टर हो जाएगा,
ठीक है। और क्वेश्चन में हमें सभी कंपोनेंट का इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज करना यहाँ पे ठीक रहेगा। तो एक्सेल पहले निकाल लेते हैं। एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ है 1000 और एल दिया हुआ है 100 मिली हेनरी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 100 ओम आएगा और एक्सी निकालेंगे 1/ओमेगा सी से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 500 ओम आएगा और ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -400 आएगा और रेजिस्टेंस है 400, तो tan फाई हो जाएगा -1, मतलब फाई हो जाएगा -45 डिग्री। मतलब यहाँ पे वोल्टेज के इक्वेशन में यहाँ पे फाई क्या होगा, -45, मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से। कितना से लैग कर रहा है, 45 से। तो फेज डिफरेंस हमें मिल गया और पता चल गया कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C1। additional capacitor without making any change, find the value of additional capacitor C1 to be connected in parallel with capacitor C in order to make the power factor of the circuit unity। okay, so simple। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो बोला है कि बिना कोई डिस्टर्ब किए सर्किट को यहाँ पे हम एक अलग से कैपेसिटर पैरेलली कंबाइन कर रहे हैं और ये इसका ऐसा कैपेसिटेंस है कि कंबाइन करने पे पावर फैक्टर यानी कि cos फाई 1 हो जाता है। तो पावर फैक्टर कैसे है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आप देखे होंगे, तो VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड होता है, फैक्टर के रूप में होता है, इसलिए इसको पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर 1 कब होता है, जब फेज डिफरेंस 0 होता है। फेज डिफरेंस 0 कब होता है, रेजिस्टिव सर्किट में होता है, आपको याद होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होते हैं और वहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। पर यहाँ पे तो मेरा एल भी है, सी भी है, आर भी है, तो क्या एल और सी कहाँ गया उसका इफेक्ट। तो इस सिचुएशन में भले ही इस सर्किट में भले ही एल सी है, पर जब पावर फैक्टर 1 होता है या जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो उस समय इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को नलिफाई कर देता है, ये दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को खत्म कर देता है। तो ये सर्किट, ये एलसीआर सर्किट बिकम प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और इसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंट कंडीशन कहते हैं, क्योंकि इस समय सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, सिर्फ रेजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस, और इस वजह से सबसे हाईएस्ट करंट सर्किट में पाया जाता है। तो मुझे ये C1 निकालना। तो अभी हमने बात किया कि इन दोनों का रिएक्टेंस या इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, मतलब इस पे जो वोल्टेज है और कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, तब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, एक्सएल बराबर एक्सी, दोनों का नेट रिएक्टेंस, एक्सएल का रिएक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस और कैपेसिटर का रिएक्टेंस इक्वल होता है। और इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, और कैपेसिटर का ओमेगा सी। और यहाँ पे जो सी है, क्योंकि यहाँ पे दो दो कैपेसिटर है, तो ये जो सी है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर पैरेलली कंबाइन है, तो सिंपल जोड़ देंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होगा C प्लस C1। और पहला C मुझे मालूम है, ये C मालूम है 2 माइक्रोफराड है, तो बस C1 मालूम करना है। से ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, यानी C प्लस C1, और यहाँ से C प्लस C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर एल। ओमेगा स्क्वायर मुझे 1000 है, तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁶, और एल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 मिली हेनरी, तो 100 मिली 10⁻³ और 100 10⁻³ हो जाएगा -1, मतलब ऊपर हो जाएगा।
तो C प्लस C1 इतना आया, और यहाँ C हमें मालूम है, तो C1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻5 माइनस C कितना है 2 माइक्रो, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻5, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻5, या हम 8 इंटू 10⁻⁻6 फराड बोल सकते हैं, यानी कि 8 माइक्रो फराड। तो हमें 8 माइक्रो फराड वाला कैपेसिटर कंबाइन करना पड़ेगा ताकि मुझे cos phi 1 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों एक सोर्स से, एसी सोर्स से जुड़े हुए हैं, और हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो इस सोर्स का कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा जिससे इस सर्किट पे रेजोनेंट कंडीशन आ जाएगा, रेजोनेंट सर्किट बन जाएगा। ये मतलब कि रेजोनेंट सर्किट बनने का मतलब कि इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट करंट ऑब्टेन होगा, मतलब कि मिनिमम इम्पीडेंस क्रिएट होगा। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस सर्किट में मिनिमम करंट, सॉरी मैक्सिमम करंट तभी होगा जो मिनिमम इम्पीडेंस होगा। जितना कम से कम इम्पीडेंस हो सकता है, जो भी पॉसिबल इम्पीडेंस है, जो भी कम से कम पॉसिबल इम्पीडेंस है, अगर वो ऑब्टेन करना है, अगर वो ऑब्टेन हो जाए तो मैक्सिमम करंट होगा, और उसी को हम रेजोनेंट कंडीशन कहते हैं। तो कब होगा, जब ये मेरा XC और XL बराबर होगा, दोनों का रिएक्टेंस इक्वल होता है, तब मतलब ये रेजोनेंट कंडीशन तभी होगा, रेजोनेंट सर्किट तभी बनेगा जब ये इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दे, खत्म कर दे, तो ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। क्योंकि ये एक दूसरे को खत्म कर देता है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है, तो इट बिकम लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें 230 वोल्ट एसी सोर्स है और 40 ओम रेजिस्टेंस है। तब हम कहते हैं रेजोनेंट कंडीशन हुआ, रेजोनेंट सर्किट बन गया। ओके, तो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी कब होते हैं, तो ये कब होगा जब एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वोल्टेज इन कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज इन इंडक्टर, एक दूसरे के वोल्टेज को खत्म कर देगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमें निकल जाएगा, XC में होता है 1/ω_C और XL में होता है ω_L। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा, ये स्क्वायर हटा देंगे तो आपको ओमेगा मिलेगा 1/L कितना है 5, और C कितना है 80 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो यहाँ से f निकालेंगे तो ये 2π इधर आ जाएगा, ये 80 इंटू 5 रूट 400, 400 बाहर आएगा तो 20, और ये 10⁻⁻6 बाहर आएगा तो 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻3 बाय 20 दूना 40 पाई। तो ये है फ्रीक्वेंसी, इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 8 हर्ट्ज आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो इम्पीडेंस पूछा है और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब मैक्सिमम करंट हमसे पूछा है एट रेजोनेंस। तो ठीक है, इम्पीडेंस क्या होगा, तो जैसा कि हमने बोला कि रेजोनेंट पे
ये दोनों ख़त्म हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव बन जाता है। तो रेजोनेंट पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर है ही नहीं। तो नेट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मतलब नेट रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टर है तो रेजिस्टर का, तो नेट इम्पीडेंस बराबर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी 40 ओम। अब रहा मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट बराबर ओम्स लॉ लगा देंगे, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन नेट इम्पीडेंस, क्योंकि आपने नेट करंट पूछा। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, ये नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि ये आरएमएस वोल्टेज है। कैसे पता, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है। तो क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे, जो भी डेटा हमें सर्किट में दिया रहता है वो आरएमएस का ही होता है। तो ये 230 आरएमएस वोल्टेज है, तो इसमें हम √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, और इम्पीडेंस 40, तो ये होगा मैक्सिमम करंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी जो मुझे आया था 8 हर्ज, उस फ्रीक्वेंसी पे मुझे शो करना है कि इस फ्रीक्वेंसी पे एलसी कॉम्बिनेशन जो है उस पे जीरो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो देखिए निकालते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी। देखिए पोटेंशियल निकालते हैं एलसी का, तो करंट इंटू एक्सी माइनस एक्सएल, है ना, यही होगा ना। ऐसे होता है वी आर, और ये होता है वी सी माइनस वी एल, और ये आपका सोर्स का वोल्टेज। तो मुझे ये वाला सिर्फ निकालना है, वी सी माइनस वी एल, है ना। अगर मेरा एल सी कम्बिनेशन है तो इसमें रजिस्टर भी है, पर हम इन दोनों का निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों का रिएक्टेंस सिर्फ यूज करेंगे, है ना। और देखिए रेजोनेंट कंडीशन पे एक्सी माइनस एक्सएल क्या हो जाता है, जीरो, तो पोटेंशियल अक्रॉस एल सी इज जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो कि यहाँ लिखोगे एट रेजोनेंस कंडीशन एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, दोनों तरफ करंट मल्टीप्लाई कर दो, तो वोल्टेज अक्रॉस सी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल, फिर वी सी माइनस वी एल इज इक्वल टू जीरो। तो हो गया पोटेंशियल अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन इज जीरो। क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक डिवाइस है एक्स और उसे कनेक्ट किया गया है एसी सोर्स से, और उस सोर्स का वोल्टेज ये है V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, और द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करेंट एंड पावर इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये तीन साइन ग्राफ है, साइन कर्व है, तीन साइन कर्व है, इसमें से एक वोल्टेज और एक करंट और एक पावर का है। पहला क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई एक्स, तो ये एक्स कौन है, ये कौन सा डिवाइस इसमें कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज जो मेरा सोर्स है उसका रिलेशन दिया है हमें V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जब ओमेगा टी जीरो था तो वोल्टेज जीरो था। तो ये है जो वाई एक्सिस है, ये मेरा वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज, पावर और करंट, ये तीनों को ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस मेरा ओमेगा टी है। तो अगर मुझे पता करना है कि इन तीनों कर्व में से कौन सा वोल्टेज का है, तो कैसे करें, तो इस डेटा से करते हैं, है ना। याद होगा आपको बचपन में जब आप किसी इक्वेशन का कर्व बनाते हो ग्राफ कॉपी पे, तो कैसे टेबल बना के करते थे ना, है ना। तो वैसे ही करते हैं। तो जब ओमेगा टी जीरो होगा तो वोल्टेज जीरो होगा। तो देखिए इन तीनों कर्व में से कौन सा ऐसा कर्व है जिसमें ओमेगा टी जीरो होने पे वोल्टेज जीरो है, तो ए और बी। तो ए और बी इन दोनों में से कोई एक मेरा वोल्टेज है और कोई एक मेरा करंट है। तो कैसे पता करें, तो देखिए
वोल्टेज है, जो मेरा वोल्टेज का जो रिलेशन है, एक्सप्रेशन है, वो ये है। करंट का क्या होता है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, यही फाई अगर जीरो हो तो हम कहेंगे कि ये रेजिस्टिव सर्किट है ना, जिसमें वोल्टेज और करंट फेज में होता है। तो हम कहेंगे कि जो मेरा सर्किट है वो रेजिस्टिव सर्किट है, इसलिए ये जो मेरा डिवाइस है वो रेजिस्टर है। और अगर ये मेरा फाई -90 हुआ तो हम कहेंगे कि करंट मेरा लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब इंडक्टर का केस है। ये रजिस्टर का केस है, मतलब, और अगर ऐसा हो तो इंडक्टिव सर्किट है, और अगर ऐसा हो फेज तो वो कैपेसिटिव सर्किट है। तो हम फेज एंगल देखते हैं, ठीक है। तो ए और बी मुझे डाउट है, इन दोनों में डाउट है कि कौन होगा, तो ए को देखते हैं। तो इस ग्राफ को देखिए, ए जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जीरो है, तो अगर मेरा ये रेजिस्टिव सर्किट है तो कोई एक और ग्राफ होना चाहिए जो उसी समय जीरो हो, तो वो है बी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए मेरा वोल्टेज है और बी मेरा करंट है। बट अगले ही पल देखिए, ए मैक्सिमम हुआ तो वहाँ पे बी मैक्सिमम नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये रेजिस्टिव सर्किट नहीं है ना। तो ये वाला तो नहीं हुआ, मेरा डिवाइस रजिस्टर नहीं है। अब आगे देखिए, जब आपका ओमेगा टी, अगर हम इंडक्टर मानते हैं, तो जब मेरा ओमेगा टी जीरो था तो उस समय वोल्टेज जीरो, और उस समय करंट क्या होगा, आई नोट साइन फाई होगा, है ना। इंडक्टर केस में फाई मेरा -90 होता है, तो आई नोट साइन -90 मतलब माइनस आई नोट, मतलब जब ओमेगा टी जीरो है तो वोल्टेज जीरो पर करंट मैक्सिमम होगा निगेटिव में। तो यहाँ पे देखिए, ए और बी में से दोनों में से कोई एक मेरा वोल्टेज होने वाला है। तो यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे ओमेगा टी जीरो तो वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो। तो कहीं और देखिए ग्राफ, कोई और ग्राफ है जिसमें वो निगेटिव निगेटिव वाई में मैक्सिमम हो एट ओमेगा टी जीरो। तो इस जगह पे कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो निगेटिव में मैक्सिमम हो, मतलब ऐसा कुछ हो, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये मेरा इंडक्टिव सर्किट भी नहीं है। अब आगे कैपेसिटर पे देखते हैं। तो कैपेसिटर में फाई मेरा +90 होगा, तो जब ओमेगा टी जीरो होगा तो वोल्टेज जीरो होगा और करंट पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा। ओके, तो हम ए को वोल्टेज मानते हैं, यहाँ पे ओमेगा टी जीरो है, यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगा और करंट पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा। तो कोई है ए के अलावा, मतलब बी और सी में से कोई है जो पॉजिटिव में मैक्सिमम है, तो वो है ये सी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पे ए मेरा वोल्टेज है और वो जीरो है, तो करंट यहाँ पे सी बन रहा है और जो मैक्सिमम है। और आगे मिला लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम है, पे वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो होना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे सी करंट जीरो नहीं है, तो इससे हम कहेंगे कि सी मेरा करंट नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए मेरा वोल्टेज नहीं है, तो हम बी को वोल्टेज लेके चलते हैं, क्योंकि वो भी तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और हम बी को वोल्टेज लेके चलते हैं तो वो ओमेगा टी जीरो पे वोल्टेज जीरो और सी करंट हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम। और यहाँ पे देखिए, जब मैक्सिमम हुआ बी, वोल्टेज मेरा मैक्सिमम हुआ, तो सी देखिए उस समय जीरो है ना। तो बी को वोल्टेज मानना ठीक रहेगा। मेरा वोल्टेज है, और इस तरीके से हम कहेंगे, यहाँ पे बी मेरा वोल्टेज है, सी मेरा करंट है, और सी मेरा करंट है, और बचा हुआ बी, बचा हुआ ए मेरा पावर है, ठीक है। बी में यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन क्या है, तो वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर, हाउ डज इट्स इम्पिडेंस वेरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। तो इसका इम्पिडेंस कैसे वेरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस तरीके से ग्राफ होता है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो उसका जो इम्पिडेंस है पहले घटता है फिर बढ़ता है। ये आपको जानना है तो आप ये फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हैं, जेड बराबर √ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक्सी जो कि 1/ω_c होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो ओमेगा भी बढ़ता है, और इस प्रकार से 1/ω_c घटता है, और एक्सएल बराबर ω_L होता है। तो ये बढ़ता है, तो ये घटता है और ये बढ़ता है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये ओवरऑल पूरा घटता है, ठीक है। और इस तरह से मेरा इम्पिडेंस घटता है फ्रीक्वेंसी घटने पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे इम्पिडेंस घटता है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ एफ नोट तक फ्रीक्वेंसी घटा, और फिर इसी तरीके से अब बढ़ता रहेगा, तो फिर उसके बाद ये बढ़ने लगता है, ठीक है। एक खास एफ नोट पे इन दोनों को, ये दोनों बराबर हो जाता है, ये बड़ा से छोटा होता है और ये छोटा से बड़ा होता है, और एक समय पे दोनों बराबर होता है, उसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फिर आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो फिर ये बढ़ने लगता है और ये और घटने लगता है, तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ने लगता है, तो उस समय फ्रीक्वेंसी, उस समय ये इम्पिडेंस बढ़ने लगता है। तो ये रिलेशन होता है।